बरसात की झड़ियां बनकर प्यार गगन का बरसे रे, बरसे रे, बरसे रे। फिर क्यों धरती पर इंसान बूंद बूंद को तरसे रे, बूंद बूंद को तरसे रे, बूंद बूंद को तरसे रे। जागो रे भाई जागो, ना बह जाए जल सारा। आओ साथी मिलजुल कर हम रोक लिए जलधारा। जलसारा, जलधारा, जलसारा, जलधारा, जलसारा, जलधारा, जलसारा, जलधारा, जलधारा। मैं आकाश हूँ। पिछले सप्ताह मैंने आपको बताया था कि हमारे भारतवर्ष में कुछ लोग हैं जो जल संचय का कार्य पूरी लगन, समर्पण और मेहनत के साथ करने में जुटे हुए हैं। मैंने सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट की कहानी आपको सुनाई थी। भारत एक विशाल देश है। इसके गुजरात राज्य के सूरत शहर में है यह सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य ही बरसाती पानी का संचय करना और राज्य के गांवों में हो रही जल समस्याओं को दूर करने के लिए जन जागृति पैदा करना है। इस ट्रस्ट के पास अपनी स्वयं की 40 जेसीबी मशीनें हैं। सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट के अलग अलग विभाग हैं जिसमें अनुभवी लोग अपना सहयोग दे रहे हैं। जल संचय के लिए गांव वालों को जागृत किया जाता है। पूरे सौराष्ट्र, गुजरात एवं देश में जल संचय के लिए भागीदारी का माहौल पूरी तरह बने, यही इनका प्रयास है। तो आइए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट का उदय किन किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी कथा आपको सुनाते हैं। मैं आकाश हूँ। मैं संसार के भूत, वर्तमान एवं भविष्य से पूरी तरह परिचित हूँ। मैं बादल बनकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ता फिरता हूँ। आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ सन 1998 से पूर्व, उस दौर में जब भारत के गुजरात राज्य के सौराष्ट्र में भयंकर सूखा पड़ा था। पिछले 25 वर्षों से सौराष्ट्र इस आपदा से जूझ रहा था। जब सूखा पड़ा जमीन की तब छाती फट जाती है। धरती माँ है बच्चों का दुख देख नहीं पाती है, दुख देख नहीं पाती है। हर बूंद भरी जीवन से हर बूंद बचा लो जल की, हर बूंद बचा लो जल की। पहचान सके ना नियत हम आने वाले पल की। आदमी से लेकर जानवर तक सभी की जरूरत है जल, और जल कहीं नहीं था। धीरे धीरे मवेशी मरने लगे, पेड़ पौधे झुलसने लगे, लोग जल के लिए तरस रहे थे और मेघ थे कि बरसने का नाम नहीं ले रहे थे। हालात बद से बदतर हो रहे थे। धीरे धीरे पृथ्वी पर अकाल का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा था। हरी भरी धरती बंजर हो गई थी, उसमें दरारें पड़ गई थी। सभी की जरूरत थी पानी, जल, जल और जल। जलधारा, 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 जलधारा। इंसान की बेबसी बढ़ती जा रही थी। वो अपना ही पेट नहीं पाल पा रहा था तो बीवी बच्चों, मवेशियों को कहाँ से पालता। खेत खलिहान पूरी तरह से सूख चुके थे, रोजगार ठप हो गए थे। इस परिस्थिति में केवल सिर्फ एक रास्ता बचा था, वो था पलायन का। लोग घरों को
गांवों को छोड़ छोड़कर शहर की ओर जाने लगे। कुछ लोग शहरों की ओर तो कुछ अन्य गांवों का रुख करने लगे। सूखे के हालातों से निपटने के लिए राज्य और केंद्र सरकारों ने अपनी ओर से सहायता का प्रयत्न भी किया। जगह जगह हैंडपंप लगवाए गए, कुएं खोदे गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब पृथ्वी के गर्भ में ही पानी नहीं था तो बाहर कहां से आता? धरती की परतें दर परतें सूख चुकी थी। सभी प्रयत्न बेकार रहे। सूखे की मार बढ़ती चली जा रही थी। मवेशियों को बहुत दूर दूर तक चारा पानी के लिए जाना पड़ता था। कुछ कर्मठ लोगों ने सरकारी मदद से कर्जे लेकर, घर बेचकर हैंडपंप और ट्यूबवेल लगाने का बीड़ा भी उठाया, किंतु उससे समस्या का हल नहीं हुआ। उल्टे वो और बढ़ गई। जब 400-500 फीट खुदाई के बाद पानी आया तो वो खारा था। ये क्षार युक्त जल दूषित तो था ही, जानवरों और इंसानों के स्वास्थ्य के लिए भी घातक था। परंतु बेबस इंसान के पास इस समय दूसरा कोई रास्ता नहीं था। खारा पानी पीने से समस्याएं और बढ़नी शुरू हो गईं। गांव के बच्चों, बूढ़ों और नौजवानों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलने लगीं। कुछ लोगों के घुटनों और पैरों की हड्डियों पर भी प्रभाव पड़ा। हड्डियां टेढ़ी होने लगी। डॉक्टरों के अनुसार इन समस्याओं का केवल एक ही हल था, पानी को साफ करके पिया जाए, फिल्टर करके पिया जाए, वाटर फिल्टर सिस्टम से। लेकिन उसके लिए गांव वालों को पर्याप्त धन की आवश्यकता थी। ये एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। बोझ पर बोझ बढ़ता जा रहा था। इस अकाल को कोई प्रकृति का अभिशाप कह रहा था तो कोई कुदरत की सजा। कुछ इसे ईश्वर का प्रकोप मानते थे तो कुछ भाग्य का दोष। पर क्या इन हालातों को यहां तक पहुंचाने में इंसान का कोई भी दोष नहीं? हालात यहां तक कैसे पहुंचे, इनके कुछ और भी कारण हैं, उन पर भी एक नजर। शहरों और गांवों के आसपास तेजी से बढ़ रहा औद्योगिकरण, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो अपनी जल आपूर्ति के लिए गहरे गड्ढे खुदवाती हैं, जिसके फलस्वरूप आसपास के गांवों में पानी की कमी हो जाती है और गांव वालों को पानी नहीं मिल पाता। अत्यधिक औद्योगिकरण से पानी की कमी तो होती ही है, साथ ही धरती की उर्वरता पर भी बुरा असर होता है। फैक्ट्रियों से निकला रसायन युक्त गंदा पानी आसपास छोड़ दिया जाता है, जो जमीन में जाकर अंदर संचित मीठे पानी को भी दूषित कर देता है और उसका दुष्परिणाम धरती को उठाना पड़ता है। वो धीरे धीरे सूखने लगती है, उसकी उर्वरता समाप्त हो जाती है। विज्ञान और औद्योगिकरण का महत्वपूर्ण स्थान होता है, लेकिन इनका प्रयोग कहाँ हो, किस स्थान पर हो, इनका ध्यान रखना इंसान का कर्तव्य है। और यदि इंसान अपना कर्तव्य निष्ठा से निभाएगा तो प्रकृति के प्रकोप से बचा रहेगा। भारत के गांवों में अधिकतर लोग खेतीबाड़ी, लघु उद्योगों और हस्तकलाओं से जुड़े हुए हैं, जिससे उनके परिवारों की रोजी रोटी चलती है। और इस अकाल ने, इस सूखे ने गांव वालों पर कुठारा घात किया। इस सूखे का सौराष्ट्र के कई जिलों पर तो इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि उनकी दशा शोचनीय हो गई। कई जिले तो लगभग तबाह ही हो गए थे। भावनगर जिले में कपास की खेती सबसे अधिक होती थी। सूखे के कारण वहां के किसान ही नहीं, व्यापारी भी बर्बाद होने लगे। बढ़ती हुई बेरोजगारी के कारण लोग वहां से पलायन करने लगे। हरियाली तो मानो वहां एक सपना बनकर रह गई। कुछ ऐसी ही दशा अमरेली जिले की भी थी। यहाँ कपास के साथ साथ मूंगफली की खेती भी तबाह हो चुकी थी, जिसका प्रभाव तेल उद्योग पर भी पड़ा।
तेल बनाने वाली मशीनें ठप हो चुकी थी, कारखाने बंद हो चुके थे और बेरोजगारी यहाँ पर भी पैर पसार चुकी थी। जूनागढ़ में कपास और मूंगफली के साथ साथ वहाँ आमों की फसल भी पानी के न होने से उजड़ चुकी थी। जूनागढ़ के आमों का विदेशों में निर्यात होता था, पर इस सूखे ने वहाँ के आमों का व्यापार बंद कर दिया था। निर्यात बंद होने के कारण व्यापारियों ने दूसरे व्यवसायों की ओर रुख किया। परिस्थितियां दयनीय होती जा रही थी। बड़े बड़े व्यापारी अब छोटे मोटे व्यापार ढूंढ रहे थे। राजकोट अन्य फसलों के साथ केले, पपीते और गन्नों के उत्पादन के लिए भी जाना जाता था, लेकिन अकाल ने इस पर भी अपना असर दिखाया। शुगर फैक्ट्रियां बंद होने लगी, गुड़ के व्यापारियों का काम बंद हो गया, शक्कर के भाव आसमान छूने लगे, जिसका सीधा प्रभाव गरीब जनता पर पड़ा। खेती नहीं हो सकती थी, किसान बेरोजगार था, उपज नहीं थी, फसल नहीं थी, व्यापारी बेरोजगार था। सभी धीरे धीरे बेबस होते जा रहे थे। कच्छ का हाल तो और भी बुरा था। गांवों की औरतें और मर्द दूर दराज से पानी भर के लाते थे, पर इससे भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। कुछ लोगों ने टैंकरों से पानी मंगवाना शुरू किया, किंतु बेरोजगार लोगों के पास तो पानी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। गांवों में जगह जगह लोग पानी के लिए प्रार्थनाएं कर रहे थे, मन्नतें मांग रहे थे। गरज बरस प्यासी धरती पर, फिर पानी दे मौला। चिड़ियों को दाना, बच्चों को गुड़धानी दे मौला। गरज बरस प्यासी धरती पर, फिर पानी दे मौला। गुहार और प्रार्थनाएं असर लाईं, दुआएं कबूल हुईं, आकाश मेहरबान हुआ और पानी बरसा। मानो जिंदगी आई, सुकून आया, राहत आई। चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। बरसात अपने साथ नया जीवन और उल्लास लेकर आई। बरसात की झड़ियां बनकर प्यार गगन का बरसे रे। बरसे रे, बरसे रे, फिर क्यों धरती पर इंसान बूंद बूंद को तरसे रे, बूंद बूंद को तरसे रे, बूंद। एक बार फिर बरसात के पानी ने गांवों में लोगों को राहत दी। नदियों में पानी बहने लगा, सूखे तालाब और कुएं जल से भरने लगे। किसानों ने एक बार फिर खेतों में काम शुरू किए और जनजीवन सामान्य होने लगा। लेकिन कई बार जल खुशी के साथ साथ तबाही का पैगाम लेकर आता। पानी का स्तर बढ़ने लगता, चारों ओर जल जल जल। गांवों में जगह जगह बाढ़ के हालात पैदा होने लगते और एक बार फिर इतिहास अपने आप को दोहराता। एक बार फिर गांवों में पानी की वजह से हालात बिगड़ने लगते। मैं आकाश कब तक सहता रहता अन्यायी वायु के प्रहारों को, मौन सा योगी। मैं आकाश गरज उठा, मानो अन्यायी वायु के थपेड़ों के प्रकोप से आहत। पूरी धरती को जल से त्रस्त कर रहा हूं मैं। ये मेरे क्रोध की अग्नि है, ये आकाश के क्रोध की अग्नि है। सभी गांव बाढ़ से पीड़ित थे। एक बार फिर सरकारी तंत्र सहायता के लिए आगे आए और हालातों पर काबू पा लिया गया। राहत कार्यों में सभी ने अपना सहयोग दिया और धीरे धीरे बरसात थमी। लगा जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा, जैसे समस्याओं का निदान हो गया। एक बड़ी लड़ाई जो सूखे के साथ शुरू हुई थी, बाढ़ के बाद बड़ी मुश्किलों से काबू में आई। लेकिन इन समस्याओं और हालातों ने
आम जनता और प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। बारिश का पानी संचित नहीं हो रहा था। बरसात का मौसम जाते ही नदियों का पानी भी बह जाता, तालाबों का पानी सूखने लगता, कुओं का जल स्तर फिर नीचा हो जाता। कई गांवों में पानी ज्यादा समय तक नहीं रुक पाता था, जिससे वहां की खेती बाड़ी और लघु उद्योगों के लिए जल आपूर्ति पूरी तरह नहीं हो पा रही थी। हताशा और नाउम्मीदी का वातावरण था। भावनगर जिले के गडरा तहसील के खोपारा गांव से एक कर्मठ हीरा व्यापारी श्री मथुर भाई सवानी इन समस्याओं से जूझने के लिए सामने आए। उन्होंने अपने चंद विश्वसनीय मित्रों और गांव वालों के साथ मिलकर खोपारा गांव में चेक डैम बनाने का संकल्प लिया और उनके इस अभियान में धीरे धीरे और भी लोग जुड़ने लगे। मथुर भाई की सोच कुछ यूं थी, हम चलेंगे साथ साथ, डाल हाथों में हाथ, एक दिन हम होंगे कामयाब, एक दिन हम होंगे कामयाब। इस इंसान ने अपने सपने को किस प्रकार साकार किया और किन किन परेशानियों और कठिनाइयों से जूझता हुआ ये कर्मठ हीरा व्यापारी अपने लक्ष्य में सफल हुआ। इस यात्रा को विस्तार पूर्वक मैं आकाश आपको दिखाऊंगा अगले सप्ताह इसी समय। अभी तो बस इतना कहकर विदा लूंगा। छोटा करके देखिए जीवन का विस्तार, आंखों भर आकाश है, बाहों भर संसार। अगर आप भी अपने गांव, प्रांत, राज्य, शहर, देश एवं प्रदेश में जल संचय का काम करना चाहते हैं और इससे जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमें इस पते पर संपर्क करें। सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट, 302 सरदार कॉम्प्लेक्स, सवानी ब्रदर्स के बाजू में, कतार गाम रोड, सूरत, गुजरात।